दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं कि सुनकर मजा आ जाएगा। लेकिन भाई साहब सबसे पहली खबर है एल्विश यादव के बारे में। आपको पता है कि एल्विश के नाम में आता है विष। विष का मतलब है जहर। और अब खुलासा हुआ है कि भाई साहब जहर का ही बिजनेस करता है। खबरों के मुताबिक इस एल्विश यादव ने बहुत सारे सांप पाले हुए हैं, जिनमें कोबरा सांप भी है। भाई साहब आप लोग जानते हैं कि कोबरा कितना जहरीला सांप होता है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई साहब इसको इतने जहरीले सांप पालने की क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन भाई साहब आज से पहले मुझे भी पता नहीं था कि जो ड्रग्स पार्टीज होती हैं उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सांप के जहर का सेवन करते हैं नशा करने के लिए। और ऐसी ही पार्टियों में एल्विश यादव अपने इन सांपों के जहर को बेचता है और भरपूर पैसे कमाता है। बहुत दिनों से देखा जा रहा था कि एल्विश यादव अलग अलग सांप को गले में डालकर हाथ में लेकर फोटो खिंचवा रहा था, वीडियो बना रहा था। और जाहिर सी बात है दुनिया में ना ही दुश्मनों की कमी है और ना ही खबर देने वालों की कमी है। तो कुछ लोगों को पता चल चुका था कि एल्विश यादव इन्हीं सांपों के जहर को बेचता है और बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। तो नोएडा में एक फेक पार्टी का अरेंजमेंट किया गया। एल्विश यादव को कॉन्टेक्ट किया गया कि भाई साहब हमारी यहां ये पार्टी हो रही है और हमें आपके सांपों के जहर की जरूरत है। लेकिन ये विष यादव भी बहुत सियाना है। इसने डायरेक्ट ही अपने सांपों को वहां नहीं भेजा, बल्कि पहले 4-5 आदमियों को वहां भेजा चेक करने के लिए कि वाकई पार्टी हो रही है या कोई एल्विश यादव को फंसाना चाहता है। लेकिन इस पार्टी को इस तरह से अरेंज किया गया था कि इसके आदमियों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि ये एक फेक पार्टी है, बल्कि इसके आदमियों को लगा कि हां भाई ये एक जेन्युइन पार्टी हो रही है। इसके बाद विष यादव ने अपने 4-5 लोगों को भेजा और अपने सांपों को भेजा। और जैसे ही एल्विश के लोग अपने सांपों को लेकर वहां पहुंचे वैसे ही पुलिस का छापा पड़ गया और उन 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो इस बात से ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो विष यादव है ये विष बेचने का धंधा करता है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई जब इसके नाम में ही विष है तो जाहिर सी बात है जहर ही बेचने का धंधा करेगा। क्या शहद बेचने का धंधा करेगा? क्यों करेगा? और मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और उन्हीं वीडियोस को देखकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि ये बहुत ही गंदे किस्म का इंसान है। औरतों को दिन रात गालियां देता है, औरतों के बारे में कुछ भी उल्टी सुल्टी बातें करता है, यहां तक कि अपने घर की औरतों के बारे में भी गलत गलत बातें कहता है। और भाई साहब इसकी शक्ल पर ही लिखा हुआ है कि ये एक क्रिमिनल हो सकता है। अब जब से इसके 5 साथी पकड़े गए हैं और FIR हुआ है तब से भागा फिर रहा है। ये आगे आगे है और यूपी की पुलिस इसके पीछे पीछे है। जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अरेस्ट तो होना ही होना है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये छोटा मोटा क्राइम नहीं है बल्कि बहुत बड़ा क्राइम है। इसमें मिनिमम 2 साल की सजा है और मैक्सिमम 7 साल की सजा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विष यादव को 2 साल की सजा तो होनी ही होनी है क्योंकि ये तो मिनिमम है। लेकिन हो सकता है कि 4 साल की सजा हो जाए, 5 साल की सजा हो जाए या 7 साल की सजा हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि विष को यह जहर बेचने का धंधा काफी महंगा पड़ चुका है और अब विष का जेल जाना पक्का है। दोस्तों आज की दूसरी खबर है डबल ढोल की मीठे पंकज त्रिपाठी के बारे में। ये डबल ढोल की एक इंटरव्यू दे रहा था और उसमें इसने कहा कि बहुत सारे लोग दिन रात रील देखते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई साहब आपने 1 घंटा रील्स देखी, उसके बाद आप आंखें बंद कीजिए और आंखों पर ठंडे खीरे के टुकड़े रखिए, कुछ देर आराम कीजिए और फिर आंखें खोलिए और इसके बाद अपने आप से पूछिए कि आपने जो 1 घंटा रील देखी, अपना टाइम बर्बाद किया, उन रील्स को देखकर आपको क्या मिला। रील्स को बंद करें, आंखों को थोड़ा सा ऐसा करें, उस पर खीरे का ही लगाएं और सोचें कि मुझे पिछले 20 मिनट में क्या मिला है। त्रिपाठी का यह कहना है कि उन रील्स को देखकर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला जिंदगी में। और मैं मीठे त्रिपाठी से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन मैं इस मीठे से यह पूछना चाहता हूं कि भाई इसी तरह आपकी फिल्म देखने के बाद मैं आंखें बंद करता हूं और अपनी आंखों पे खीरे के 2 टुकड़े रखता हूं, थोड़ी देर आराम करता हूं और फिर आंखें खोलकर पूछता हूं कि मैंने आप जैसे लुक्खे मीठे की फिल्म देखकर क्या पाया। और मैं यही बात जनता से पूछना चाहता हूं कि जब आप इस मीठे की फिल्म 3 घंटे तक देखते हो तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अपना टाइम बर्बाद करते हो, अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो। तो इस मीठे लुक्खे की फिल्म क्यों देखते हो? तो मीठे त्रिपाठी के अनुसार अगर रील देखने से कोई फायदा नहीं होता, रील्स देखने का कोई मतलब नहीं है, तो ठीक उसी तरह इसकी फिल्में देखने से भी कोई फायदा नहीं होता और इसकी फिल्में देखनी नहीं चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं मीठे त्रिपाठी भाई? मीठे डबल
ढोलकी त्रिपाठी भाई, मैं आपको ये बता दूं कि आप फेमस हो गए हो, आप एक्टर बन गए हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप जैसे लुखे को तो कोई ऑफिस बॉय भी नहीं रखता। तो आप ऐसे ऐसे ज्ञान मत दो जो आपके ही ऊपर भारी पड़ जाए। अगर हिंदुस्तान के लोग रील्स नहीं देखेंगे तो फिर तेरे जैसे लुखे की फिल्म भी नहीं देखेंगे, ये मान ले। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है कंगना दीदी के बारे में। कंगना दीदी ने अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हां, मैं 2024 में मंडी से इलेक्शन लड़ना चाहती हूं, मैं कोशिश कर रही हूं। आपको पता ही है कि आज की तारीख में दीदी बहुत परेशान है, बेचारी डिप्रेशन का शिकार है। तो उसी परेशानी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो द्वारका गई थी, वहां जाकर पूजा की। और जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि क्या आप 2024 में इलेक्शन लड़ना चाहेंगी, तो कंगना ने ऑफिशियली कहा कि हां बिल्कुल, मैं 2024 में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही हूं। तो यह बात तो बिल्कुल फाइनल हो गई कि अगर बीजेपी ने कंगना को टिकट दिया तो कंगना इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन यह बात मैं फाइनल करता हूं कि अगर कंगना इलेक्शन लड़ी तो गारंटी से हारेगी। और भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी इसको टिकट ही ना दे, क्योंकि बीजेपी वालों को भी पता होगा कि यह हारनी ही है। तो अगर बीजेपी ने इसको टिकट नहीं दिया तो फिर इसका जलवा देखना भाई साहब, फिर यह बीजेपी को गालियां देनी शुरू करेगी और दिन रात गालियां देगी, गारंटी के साथ कह सकता हूं। दोस्तों, आज की चौथी खबर है उर्फी जावेद के बारे में। आप सभी को पता है कि यह लड़की अजीब अजीब कपड़े पहनकर मीडिया के सामने आती है पब्लिसिटी के लिए, और ऐसी ही पब्लिसिटी के द्वारा यह फेमस भी हो गई है। आज लोग उर्फी जावेद को जानते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ऊपर वाले ने इंसान की खोपड़ी को उल्टा बनाया है, जो कभी भी नहीं भरती। इंसान कभी भी सुकून में नहीं होता, इंसान को और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। और यही वजह है कि उर्फी जावेद को अब और ज्यादा पब्लिसिटी चाहिए, और यही ज्यादा पब्लिसिटी के लिए उर्फी ने एक फेक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उर्फी एक कॉफी शॉप पर बैठी हुई है, वहां दो पुलिस से औरतें आती है और वो उसको अरेस्ट कर लेती है, अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाती है। जैसे ही उर्फी ने यह वीडियो रिलीज किया, वैसे ये वायरल हो गया और ये वीडियो पुलिस तक भी पहुंच गया। उर्फी रहती है कहीं ओशीवारा में, तो जाहिर सी बात है ओशीवारा पुलिस स्टेशन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि ये वीडियो रियल नहीं है, ये तो उर्फी ने फेक वीडियो बनाया है। और इसी को लेकर ओशीवारा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है उर्फी जावेद के खिलाफ और जो बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ। अब ओशीवारा थाने की पुलिस उर्फी को ढूंढ रही है और उसके साथियों को ढूंढ रही है। उर्फी को जब कॉल किया गया तो उर्फी ने कहा कि मैं तो दुबई में हूं और अपना फोन ऑफ कर दिया। लेकिन अब फोन ऑफ करने से कुछ होने वाला नहीं है, उर्फी को थाने जाना ही पड़ेगा, उर्फी के खिलाफ एक्शन होना ही होना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितना बड़ा एक्शन होने वाला है, उर्फी को जेल जाना पड़ेगा या थाने में ही जमानत मिल जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि उर्फी को यह फेक वीडियो बनाना भारी पड़ गया है। दोस्तों, आज की पांचवी खबर है बॉबी देओल के बारे में। बॉबी देओल और सन्नी देओल करण जौहर के शो पर गए थे कॉफी विद करण में, और करण ने बॉबी से कहा कि जब आपका कैरियर तकरीबन खत्म हो गया था, आपको फिल्में नहीं मिल रही थी, तो आप सभी बड़े निर्माताओं के ऑफिसेज में गए थे और उनसे काम मांगा था, तो क्या आपको काम मिला था? और बॉबी देओल ने करण को जवाब देते हुए कहा कि भाई साहब, मैं बहुत सारे निर्माताओं के ऑफिस में गया था और आपके ऑफिस में भी आया था, आपसे भी काम मांगा था और आपने प्रॉमिस भी किया था कि आप मुझे फिल्म दोगे, आप मुझे काम दोगे, लेकिन आज तक आपने काम नहीं दिया। इसी बीच करण ने कहा कि नहीं भाई, हमने तो साथ में काम किया है दोस्ताना में। और बॉबी ने पोल खोलते हुए कहा कि भाई साहब, वो फिल्म उससे पहले की फिल्म है। जब मैं आपके पास आया और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे काम दीजिए, उसके बाद आपने आज तक मुझे कोई काम नहीं दिया। तो इस बात से यह साबित हो जाता है कि यह बॉलीवुड किसी का नहीं है। जिसकी वैल्यू है, जिसके हाथ में पावर है, बॉलीवुड वाले उसी से बात करते हैं, उसी से मिलते हैं। अगर आप एक दफा फ्लॉप हो गए तो आप भले ही हाथ जोड़े पैर जोड़े, कोई आपको काम देने वाला नहीं है। अगर आप हिट हैं तो ही लोग आपके पीछे आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड में यह फॉर्मूला 100% फिट है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को यहां सलाम नहीं किया जाता। और बस यही वजह है कि मैं भी आज की तारीख में अपनी फुल चला रहा हूं, क्योंकि मेरी चल रही है। जब मेरी नहीं चलेगी फिर कुछ फायदा नहीं है भाई जी, फिर ये बॉलीवुड वाले मुझे घास भी नहीं डालेंगे। तो मैं जितनी इनकी बजा सकता हूं उतनी बजा रहा हूं। दोस्तों, आज की सिक्स्थ खबर है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में। आप सभी को पता है कि आर्यन को एक्टर नहीं बनना बल्कि डायरेक्टर बनना है, और यही वजह है कि आर्यन ने नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज बनाई है और उसमें बॉबी देओल को लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये वेब सीरीज कितनी चलेगी, ये वेब सीरीज हिट होगी या नहीं होगी, और आर्यन खान को एक बढ़िया डायरेक्टर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। हां, यह बात पक्की है कि अगर ये वेब सीरीज फ्लॉप हो गई, ना चली, तो फिर शाहरुख खान अपने बेटे को कहेगा कि भाई आप एक फिल्म
बनाओ और मैं उसमें हीरो का रोल करूंगा, और जाहिर सी बात है वो फिल्म चली जाएगी तो आर्यन का डायरेक्टर बनना पक्का है, गारंटी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले एसआरके का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के मौके पर हजारों लोग उनके घर पर इकट्ठा हुए थे। आज की तारीख में शाहरुख खान को सिक्योरिटी मिली हुई है क्योंकि शाहरुख खान को फोन आ रहे थे अंडरवर्ल्ड से कि भाई पैसे दो, आपकी इतनी बड़ी बड़ी हिट फिल्में आई हैं। तो यही वजह है कि पुलिस शाहरुख खान की सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं कर सकती, कोई चांस नहीं ले सकती। तो जब शाहरुख खान अपने घर के ऊपर आया और ऐसे आके हाथ किए और पब्लिक भागकर घर के पास आई तो पुलिस ने उन लोगों को दूर रखने के लिए लाठियां भांजी और इसी दौरान जेब कतरे भी फुल हरकत में आ गए। तो तकरीबन 30 से 35 फोन चोरी हुए और कम से कम 30-40 आदमियों की जेब कटी। तो कहने का मतलब यह है कि शाहरुख खान के घर पर जाकर शाहरुख खान को देखने के लिए लोगों को क्या मिला? लाठियां मिली, उनके पर्स गए, उनके फोन गए। अब लोगों का ये जुनून मेरी समझ में नहीं आता कि भाई आप एक एक्टर को दूर से देखने के लिए अपना फोन गंवा रहे हो, अपना पर्स गंवा रहे हो, भूखे प्यासे वहां बैठे हुए हो, पुलिस की लाठियां खा रहे हो। भाई क्यों? अरे यार अपने घर में बैठकर आप टीवी पर देखते हो तो मेरे ख्याल में काफी है ना भाई। दोस्तों आज की 8वीं खबर है ऐश्वर्या राय जी के बारे में। 2-3 दिन पहले ऐश्वर्या जी का जन्मदिन था और उन्होंने अपना जन्मदिन पत्रकारों के साथ केक काट कर मनाया और ये बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों आज की 9th खबर है सन्नी देओल और अक्षय कुमार के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले इन दोनों एक्टरों की फिल्में साथ में रिलीज हुई थी, गदर 2, ओ माय गॉड 2। और जब सन्नी देओल से पूछा गया कि क्या आपने अक्षय कुमार से रिक्वेस्ट नहीं की थी कि वो अपनी फिल्म आपकी फिल्म के साथ रिलीज ना करे, तो सन्नी ने कहा कि मैंने बिल्कुल रिक्वेस्ट की थी। मैंने अक्षय कुमार को फोन किया था और मैंने उससे कहा था कि भाई साहब मेरी फिल्म बहुत दिनों के बाद आ रही है तो आप अपनी फिल्म मेरी फिल्म के साथ रिलीज ना करें, मेरी फिल्म को हिट हो जाने दे। और सन्नी देओल का यह कहना है कि अक्षय कुमार ने उनसे कहा था कि भाई साहब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ स्टूडियो के हाथ में है, वो इस फिल्म को इसी डेट को रिलीज करेंगे, मैं इसकी रिलीज को नहीं टाल सकता। सनी का कहना है कि उसने अक्षय से रिक्वेस्ट इसलिए की थी क्योंकि उसको यकीन था कि अक्षय उसकी बात मानेगा और वो अपनी फिल्म की रिलीज डेट टाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्की ने साफ मना कर दिया था। चलो खैर दोनों फिल्में साथ में रिलीज हुई और दोनों फिल्मों ने बढ़िया बिजनेस किया, अच्छी बात हुई। दोस्तों आज की 10th खबर है फिल्म तेजस के बारे में। दोस्तों ये कंगना की तीसरी फिल्म थी जो बैक टू बैक सुपर डुपर डिजास्टर हुई। पहली फिल्म थी थलाइवी, दूसरी फिल्म थी धाकड़ और तीसरी फिल्म रही तेजस। इन तीनों ही फिल्मों ने लाइफ टाइम बिजनेस किया 5 करोड़ से कम का और ये कंगना की बैक टू बैक फ्लॉप होने वाली 10वीं फिल्म थी। और ये एक रिकॉर्ड है कि किसी एक्ट्रेस ने बैक टू बैक 10 फिल्में फ्लॉप दी है और उसके बावजूद भी वो अपने आप को एक्ट्रेस कहती है, अपने आप को सुपरस्टार कहती है। मेरे ख्याल में अगर कंगना की जगह कोई और होती तो उसको आगे कोई फिल्म ना मिलती। और ये बड़ी ही दिलचस्प बात होगी, देखना होगा कि क्या कंगना को अब भी कोई फिल्म मिलती है या कंगना का करियर खत्म हो गया, अब उसको कोई फिल्म नहीं मिलेगी। दोस्तों आज की 11th खबर है फिल्म टाइगर बुड्ढा है के बारे में। इस फिल्म का तीसरा टीजर रिलीज हो गया है और उसमें फुल एक्शन ही एक्शन है और वो एक्शन देखकर साफ पता चलता है कि बुढ़ऊ ने एक भी सीन में एक्टिंग नहीं की है, वो पूरे एक्शन सीन शूट किए हैं बुढ़ऊ के डुप्लीकेट ने। और इस एक्शन को देखकर यह भी पता चलता है कि टाइगर बुड्ढा है में सिर्फ एक्शन ही एक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि पब्लिक 2.5 घंटा बैठकर एक्शन ही एक्शन देखने वाली है। तो मुझे ये टीजर देखकर ये पूरा यकीन हो गया है कि इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। दोस्तों आज की 12th खबर है नाना पाटेकर और अनिल कपूर के बारे में। आप सभी को पता है कि फिल्म वेलकम और वेलकम बैक में इन दोनों ने बहुत ही जबरदस्त काम किया था और जब वेलकम 3 का टीजर रिलीज हुआ और लोगों को पता चला कि भाई उसमें ये दोनों नहीं है तो सभी बहुत मायूस हुए कि यार इन दोनों का होना जरूरी था। लेकिन कमाल यह है कि अब ये दोनों एक और फिल्म में साथ आ रहे हैं, वेलकम और वेलकम 2 का जलवा दिखाने के लिए। इन दोनों को साइन किया गया है हाउसफुल 5 के लिए। मैं आपको बता दूं कि वेलकम 3 का हीरो भी अक्षय कुमार है और हाउसफुल 5 का हीरो भी अक्षय कुमार है। तो जबकि दोनों फिल्मों का हीरो अक्षय कुमार ही है, इसके बावजूद भी वेलकम 3 में इन दोनों को नहीं लिया गया, हाउसफुल 5 में इन दोनों को लिया गया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि वेलकम 3 के प्रोड्यूसर है फिरोज नाडियाडवाला और हाउसफुल 5 के निर्माता है साजिद नाडियाडवाला, यानी कि वो दोनों भी चाचा भतीजे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि साजिद ने इन दोनों को हाउसफुल 5 में लेकर वेलकम 3
की वाट लगा दी है। एक तरह से माना जाए तो साजिद ने अपने ही चाचा फिरोज भाई को पटकनी दे दी है और उसकी वजह यह है कि दोनों का हीरो अक्षय कुमार ही है। तो लोगों को अब ऐसा लगेगा कि भाई ये जो हाउसफुल 5 है ये वेलकम 3 है और जो वेलकम 3 है वो वेलकम 3 है ही नहीं। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि इन दोनों के हाउसफुल 5 में आने के बाद वेलकम 3 का नुकसान हुआ है, फिरोज भाई का नुकसान हुआ है। दोस्तों आज की 13th खबर है टाइगर के बारे में। आप सभी को पता है कि टाइगर की फिल्म गणपत बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई है और जो टाइगर की इससे पहले फिल्म रिलीज हुई थी हीरोपंती 2 वो भी बहुत बड़ी डिसास्टर थी, लेकिन इसके बावजूद भी टाइगर के पास फिल्मों की कमी नहीं है। अब टाइगर को प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने अपनी एक फिल्म के लिए साइन किया है 40 करोड़ रुपए में। तो अगर टाइगर की पिछली 2 फिल्मों का लाइफ टाइम बिजनेस 10 करोड़ से कम है और उसके बावजूद भी टाइगर को 40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में एक्टरों की कितनी कमी है। एक्टर कुछ भी फीस मांगे निर्माता देने को तैयार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या टाइगर कमबैक कर पाएगा, टाइगर की ये फिल्म हिट हो जाएगी, ये तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी कहा जा सकता है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आज की 14th खबर है उन फिल्मों के बारे में जो इस फ्राइडे को रिलीज हुई है। इसी फ्राइडे को शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा की फिल्म भी रिलीज हुई है जो उसकी बायोग्राफी है और जिसमें वो खुद ही एक्टर है। और भाई साहब इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया। इस फिल्म ने पहले दिन भी 5 लाख रुपए का बिजनेस किया और दूसरे दिन भी 5 लाख का बिजनेस किया, यानी कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा तकरीबन 30 लाख रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि जो इस फिल्म के पोस्टर लगाए गए हैं दीवारों पर उनका जो खर्चा है वो भी ये फिल्म रिकवर नहीं कर पाएगी। बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। राज भाई आपको किसने बोला था कि आप हीरो बनो? अरे भाई साहब कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो रहम करो, कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब। इसी फ्राइडे को एक और फिल्म भी रिलीज हुई है जिसका नाम है आंख मिचौली और इसका हीरो है भाग्यश्री का बेटा जो एकदम गेंडा दिखता है। भाई साहब इस लड़के की ये 4थी फिल्म रिलीज हुई है और चारों की चारों फिल्में अब तक इसने सुपर डुपर डिसास्टर दी है। इस गेंडे की किसी फिल्म ने भी आज तक 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाइफ टाइम बिजनेस नहीं किया और आप यकीन कीजिए इसकी हर फिल्म का बजट था कम से कम 30 करोड़ रुपए, यानी कि ये गेंडा निर्माताओं के कम से कम 100 करोड़ रुपए उड़ा चुका है। गलती इसकी भी नहीं है, गलती है निर्माताओं की। ये निर्माता इतने डेस्परेट है कि इनके लिए हर कोई सुपरस्टार है। ये डेस्परेट निर्माता किसी भी हीरो के ऊपर 30-40 करोड़ रुपए लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके साथ यही होना चाहिए। बिल्कुल सही हो रहा है इनके साथ। दोस्तों आज की 15th खबर है फिल्म टाइगर बुड्ढा है के बारे में। आज इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है और भाई साहब एडवांस बुकिंग इतनी खराब है कि आप बात ही मत पूछिए। इस एडवांस बुकिंग को देखकर फिल्मी पंडितों ने यह ऐलान कर दिया है कि भाई इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस हो सकता है 20 से 25 करोड़ रुपए और अगर इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस हुआ 20 से 25 करोड़ रुपए तो यह फिल्म पहले ही दिन सुपर फ्लॉप डिक्लेयर हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि बुढ़ऊ मीडिया के सामने खुद ही कह चुका है कि आज की तारीख में अगर कोई फिल्म 100, 200, 300 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो वो हिट नहीं है। आज की तारीख में अगर फिल्म 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तभी हिट है और बुढ़ऊ की तो अगली 4 फिल्में भी 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यह है कि बुढ़ऊ ने खुद ही मान लिया है कि उसकी सारी आने वाली फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर है। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई और घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। और भाई साहब अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।